क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आप जो देख रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना है। ये हमारा लेसन है, इसको हम देख रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने जो परमाणु संरचना से रिलेटेड, अब हम आधुनिक पे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया जो वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले हेडिंग की बात करेंगे जो है क्वांटम संख्याएं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो है बार बार पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे, अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो अगली हेडिंग है क्वांटम संख्याएं, जिसे क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। इस पर हम बात करेंगे क्वांटम संख्याओं पर कि ये जो क्वांटम संख्या होती है इससे किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका जो ऊर्जा स्तर होता है इसके बारे में हमें पता चलता है। क्वांटम संख्याएं होती हैं, क्वांटम संख्याओं से किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसके ऊर्जा स्तर का ज्ञान होता है। यानी जो क्वांटम संख्याएं होती है, इसको ध्यान रखना, कोई भी क्वांटम संख्याएं होती हैं इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ स्थित है तथा उसका एनर्जी लेवल क्या है, ऊर्जा स्तर क्या है, इसके बारे में हमें पता चलता है क्वांटम संख्याओं से। अब ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, क्वांटम संख्याएं निम्नलिखित चार प्रकार की होती हैं। ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं ये चार प्रकार की होती हैं। पहली जो है जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या या इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अगर देखा जाए तो इसे हम जो है स्मॉल n से जो है प्रदर्शित करते हैं। यानी पहला जो क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम एक मुथल क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे हम स्मॉल n से जो है प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, और जिसे हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे जो है स्मॉल m से जो है प्रदर्शित करते हैं। और अगला जो नेक्स्ट है वो है चक्रण क्वांटम संख्या, और इसको जो है स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है और इसे जो है स्मॉल s से जो है प्रदर्शित करते हैं। ये जो क्वांटम संख्याएं हैं ये निम्नलिखित चार प्रकार की होती हैं। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बोला जाता है, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे हम एज़ोमुथल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, इसे हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगला है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर्स बोला जाता है और इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं।
तो इन चारों के बारे में हम बारी बारी से जो है देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में देखें। अगर हम बात करें मुख्य क्वांटम संख्या की, तो मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। दूसरा, ये संख्याएं किसी इलेक्ट्रॉन के कोष यानी सेल का ज्ञान कराती। कोष यानी कौन सा कोष है, यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये जो संख्याएं होती हैं ये किसी इलेक्ट्रॉन के कोष यानी सेल का ज्ञान कराती हैं, यानी सेल को प्रदर्शित करते हैं। और n का मान सदैव जो होगा शून्य नहीं होगा, शून्य के अतिरिक्त 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यानी n का मान जो होगा शून्य के अतिरिक्त 1 2 3 4 हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगला, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। जिसे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या या एज़ीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें द्विगंशीय क्वांटम संख्या एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स की, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है कि इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, और ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा स्तर, देखिए ये आपका कोष होता है। मुख्य क्वांटम संख्या कोष का ज्ञान कराते हैं, तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या उपकोष का ज्ञान कराते हैं। उप यानी एक कोष में कितने उपकोष हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है। तो उप ऊर्जा स्तर कहिए चाहे उपकोष कहिए, उपकोष का ज्ञान कराते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर या उपकोष का ज्ञान, यानी इससे हमें उपकोष का पता चलता है। और L का मान जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। L का जो भी मान होगा वो मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर ही निर्भर करता है। और इसका मान जो होगा L बराबर 0, यानी इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। L बराबर 0 से लेकर के n-1 तक होता है। L बराबर 0 से लेकर के n-1 तक होता है, यानी जितना हमारा n होगा उससे एक कम होगा। स्टार्ट करेंगे 0 से। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए n बराबर अगर 1 होगा, n बराबर अगर 1 होता है तो हमारा जो n की वैल्यू होगी वो 0 होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगा। अगर हम n बराबर 2 लेते हैं तो l बराबर जो होगा 0 और 1 होगा। भाई 1 2 हो गया ना, 2 ये है तो 1 और 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर n बराबर हम 3 लेते हैं तो हमारी जो n की वैल्यू आएगी 0 1 और 2 आएगा। n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 आएगा। इसी प्रकार अगर n की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो हमारा जो n की वैल्यू निकल के आएगा 1 2 तक आएगा। ऐसे लिखा जाएगा। भाई 1 2 3 3 तो ये रहेगा ही, साथ में 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 तक आएगा। तो इस प्रकार से यानी l हमने कहा नहीं कि n बराबर 0 से लेकर के n-1, n-1 मतलब n जितना होगा उससे कम होगा। 1 घटा दोगे ना, जैसे n की वैल्यू 4 आया तो l की वैल्यू 0 1 2 3 तक ही आया। भाई 4 में से घटाओगे 3 बचेगा ना, तो 3 तक आएगा। इस तरीके से द्विगंशीय क्वांटम संख्या यानी l का मान जो है निर्भर करता है। अब हम अगले की बात करेंगे। अगला है तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अगर हम बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स,
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है ये कक्षकों के अभिविन्यास, यानी इनका क्या अभिविन्यास है, कक्षकों का क्या अभिविन्यास है, इसको जो इसका जो है ये इससे पता चलता है। यानी इस कक्षकों का ज्ञान होता है, यानी कितने कक्षक है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें कक्षकों का ज्ञान पता चलता है। कहीं कहीं पूछा था अभिविन्यास, तो कक्षक अभिविन्यास ओरिएंटेशन की जानकारी जो है इससे मिलती है, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या से ओरिएंटेशन की जानकारी मिलती है, या आप कह सकते हैं कक्षकों का ज्ञान होता है। यम का मान, अब ये यम का मान है ये किस पर निर्भर करता है, तो यम का मान जो होता है ये द्विगंशी क्वांटम संख्या L के मान पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होता है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या L के मान पर निर्भर करता है। और किसी L के लिए अगर बात आई m का मान जो है, तो किसी L के लिए जो m का मान होता है प्लस L से लेकर माइनस L तक होता है। किसी L के लिए m का मान जो होता है प्लस L से लेकर के माइनस L तक होता है। सपोज करिए अगर L बराबर 1 दिया जाए तो जो m का मान आएगा पहले -1 फिर 0 और फिर +1 होगा। भाई अगर हम L बराबर 1 लिया जाए तो m का जो मान होगा -1 0 +1। इसी तरीके से अगर m की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो m की जो वैल्यू निकल के आएगी -2 -1 0 +1 +2। भाई जितना रहेगा उतना पहले माइनस में लिखिए और फिर प्लस में लिखिए। कहा गया ना +1 से लेकर -1 तक, तो -1 पहले हमने लिखा है प्लस बाद में लिखा है और 0 बीच में रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर m की वैल्यू मान लीजिए 3 आती है तो m की जो वैल्यू निकल के आएगी -3 -2 -1 फिर 0 +1 +2 और +3। इस तरीके से l के मान पर m का मान जो है निर्भर करता है। और m जो है आपका, ये आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इससे पता चलता है कितने कक्षक इसमें मौजूद है, यानी कक्षकों के अभिविन्यास की जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला हम बात करेंगे चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर्स की। चक्रण क्वांटम संख्या जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या की। हम बात करें अगर चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर्स की, तो स्पिन क्वांटम संख्या को जो है हम स्मॉल l से s से प्रदर्शित करते हैं। यानी भाई स्पिन का पहला अक्षर s है, इसीलिए s से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है। जो स्पिन क्वांटम संख्या है ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है कि ये किधर ये जो मूविंग कर रहा है। तो वही कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा है ये दक्षिणावर्त हो सकती है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन में भी हो सकती है, और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों में हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण की दिशा है ये क्लॉकवाइज रोटेशन में हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दक्षिणावर्त या वामावर्त दोनों दिशाओं में हो सकती है। अब किसी m, अगर हम बात करें m का मान, किसी m पर जो s का मान होता है यह m के मान पर निर्भर करता है। s का जो मान होता है वह m के मान पर निर्भर करता है। और किसी m के लिए जो s का मान होता है, m के लिए s का मान ध्यान समझिएगा, जो m का होगा वो s का मान होगा +1/2 और -1/2 होता है। यानी एक m का मान जो होगा अगर s के मान में देखोगे तो +1/2 और -1/2 ये दोनों होता है। जैसे अगर देखा जाए l की वैल्यू मान लीजिए 1 है, l की वैल्यू 1 है तो आप जानते हैं m की वैल्यू -1 0 और +1। भाई l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू -1 0 +1 ये होगा। और इसी पर अगर हम s का मान निकालेंगे, इसी पर होगा यम पर ही s का मान निकाला जाएगा। तो यम पर ही जब s का मान निकालोगे तो जैसे 1 की वैल्यू जो होगी, ये 1 की वैल्यू वो +1/2 और -1/2 दोनों होगा। तो दोनों होगा जिसको प्लस माइनस एक साथ लिखेंगे और 1/2, यानी इसकी वैल्यू +1/2 और -1/2 ये दोनों इसी में है। और अब 0 के लिए लिखेंगे +-
1/2, प्लस भी 1/2 भी है और माइनस 1/2 है। इसी तरीके से इसके लिए भी लिखेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए ये प्लस माइनस 1/2 क्यों लिखा जाता है, एक का रोटेशन एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया जाता है, इनकी चक्रण की दिशा के बारे में बताया जाता है। भाई ये एक पॉजिटिव की ओर है, एक नेगेटिव की ओर है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस तरीके से दिखाए जाते हैं, यानी s का मान जो होता है m के मान पर निर्भर करता है। इस तरीके से चारों क्वांटम संख्याएं। अब इन चारों क्वांटम संख्याओं को एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करिए n बराबर हमारे पास 3 है, ये मुख्य क्वांटम संख्या जो दे रखा है, n की वैल्यू 3 है। तो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू जो होगी 0 1 2 0 1 2 होगी। भाई 3 है ना, तो 0 1 2 होगी, कितना आएगा l का। अब अगर हम बात करें l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 होगा। भाई l बराबर 0 होगा तो m बराबर भी 0 होगा। और इस पर अगर हम s की वैल्यू देखें तो प्लस माइनस 1/2 होगा, एक ही है ना, तो एक ही प्लस माइनस 1/2 होगा। अगर हम l बराबर 1 की बात करें तो m बराबर जो आएगा -1 0 और +1, यानी 3 वैल्यू इसको आएगी। l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू -1 0 +1, और जो s की वैल्यू निकल के आएगी इसी पे आगे 3 जगह लिखा जाएगा, +-1/2 +-1/2 +-1/2। ये इस तरीके से s की वैल्यू निकल के आएगी। और अगर हम l बराबर 2 की बात करें तो जो m बराबर निकल के आएगा -2 -1 0 +1 और +2 आएगा। अब इसी पर हम s का मान निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 जगह पे है, तो +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 1 2 3 4, एक और आ जाएगा +-1/2। तो इस तरीके से अगर n बराबर 3 है तो l बराबर 0 1 2 हो जाएगा, और l बराबर अगर 0 आएगा तो m बराबर 0 होगा, s बराबर +-1/2 होगा। इसी तरीके से l बराबर 1 होगा तो m बराबर -1 0 +1, उसके बाद s की जो वैल्यू आएगी +-1/2 +-1/2 +-1/2। भाई 3 जगह लिखा है, 3 जगह इसको भी लिख दो। इसी तरीके से l बराबर 2 अगर होगा तो m बराबर -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से होगा। अभी कितनी जगह लिखा है, 1 2 3 4 5 जगह लिखा है, तो 5 जगह 1 2 3 4 5 जगह ये हो जाएगा। अब एक फार्मूला आप जान लो, किसी n के लिए m का मान n² होता है। किसी n के लिए m का मान n² होता है, पहली बात। और दूसरी बात है, और किसी n के लिए s का मान 2n² होता है, 2n² होता है। इसे ध्यान रखना, किसी n के लिए m का मान जो होता है n² होता है, और किसी n के लिए s का मान 2n² होता है। जैसे सपोज करिए अगर हम यहाँ पे m का मान निकाल रहे हैं, हमारे पास m की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे 3 था, 3 दे रखा था, तो m की वैल्यू हमें निकालना है तो n² होता है। तो n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 का 9। अब अगर आप चेक करना चाहो तो m का मान देखो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो m का मान इस n बराबर 3 पर m का मान जो है 9 जगह निकल के आ गया। अगर हम बात करें s का, यानी जो s का मान होता है वो 2n² होता है, तो 2 तो रहेगा, और n² की वैल्यू जो है, n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9 9 दूनी 18, यानी कहने मतलब s का मान जो आएगा वो 18 आएगा। जरा काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस होगा तो 9 माइनस होगा, तो 9 दूनी 18, यानी s की वैल्यू जो है 18 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपको n की वैल्यू देता है तो l m s का मान जो है निकाला जाता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। और सब
फिर मिलते हैं अगले क्लास में।